नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं कर्म क्या है और भाग्य क्या है। इन दोनों की हमारी ज़िंदगी में क्या भूमिका है, किसका पलड़ा कितना भारी है, ये एक विवाद का विषय है। ज़्यादातर जो व्यक्ति अपने आप को सफल समझते हैं और समृद्ध हैं और जिन्होंने काफ़ी नाम और धन दौलत कमाई है, वो कर्म की भूमिका को प्रधानता देते हैं और वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो भी उन्होंने हासिल किया है उन्होंने अपने कर्मों और अपने मेहनत से हासिल किया है। परंतु जो व्यक्ति ज़िंदगी में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा हासिल नहीं किया है, इस सब के लिए भाग्य को दोषी ठहराते हैं, भाग्य को जिम्मेदार समझते हैं। परंतु अधिकांश लोग Subscribe जो to ये my समझते channel. हैं कि उनकी विचारधारा संतुलित है और वो भाग्य और कर्म दोनों की भूमिका को बराबर जिम्मेदार समझते हैं, इसमें इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाग्य की भूमिका ज़्यादा है और कर्म की कम है, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कर्म की भूमिका ज़्यादा है और भाग्य की कम है, मगर वो दोनों की भूमिका को लगभग बराबर ही समझते हैं। हमारा विचार विमर्श इसी विषय को लेकर के है कि आखिर कर्म का रहस्य क्या है, हमारी ज़िंदगी में भाग्य की भूमिका क्या है और कितनी है, कितना हमारी ज़िंदगी में भाग्य माने रखता है और कितनी हमारी ज़िंदगी में कर्म माने रखता है। इस विषय पर जो भी वार्ता होगी वो अनुभव पर आधारित होगी। किताबी ज्ञान का हम कम से कम उपयोग करेंगे और हमारी वार्ता में मुख्य जो हमारा दर्शन रहेगा, जो हमारे जो सोच की रहेगी, जो उसके पीछे बेसिक रहेगा, वो रहेगा भागवत गीता के ज्ञान से के संबंध में। जो भागवत गीता में जो बात लिखी है वो उससे हमारा पूरी चर्चा प्रभावित रहेगी। मैं सर्वप्रथम इस विषय हेतु अपना परिचय दे दूं, क्योंकि बिना परिचय के अनुभव की कोई मान्यता नहीं है कि मेरा परिवेश क्या है, मैं कौन हूं और मुझे अनुभव के आधार पर मैं किस आधार पर मैं बात कर सकता हूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 58 वर्षीय पुरुष हूं जो कि सरकारी सेवा में इस समय कार्यरत हूं। उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवा में मैं कार्य कर रहा हूं और 27 वर्ष का मेरा नौकरी को लेकर के अनुभव है। मेरा बचपन नैनीताल में बीता है। जो मेरी बचपन की अवस्था है वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहें ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, बिलो नॉर्मल कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि मेरे पिताजी का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं था। उनके खराब होने के कारण मेरा बचपन एक तरह से आप कह सकते हैं कि अत्यंत अभाव और दुख में व्यतीत हुआ है। परंतु पढ़ाई लिखाई में मैं सामान्य से बेहतर होने के कारण मेरी प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हुई है। बचपन से ही मेरा स्वभाव चंचल, कुछ अखंड और स्वतंत्र प्रवृत्ति का रहा है। 12वीं के बाद की पढ़ाई मेरी पंतनगर में हुई है। उसके बाद मैंने 2 वर्ष प्राइवेट नौकरी करी है और 2.5 वर्ष करीब मैंने राजस्थान सरकारी सेवा में कार्यरत रहा हूँ मैं। उसके बाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में समूह का के अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अब तक लगभग 15 से अधिक जगह पर नौकरी कर चुका हूँ। ज़्यादातर मेरी सरकारी नौकरी रही है और पब्लिक से संबंधित कार्य होने के कारण मेरा अनुभव कई क्षेत्रों में है। मेरे विचार से इस सृष्टि में या इस प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है Subscribe to my वह channel. पूर्व से निश्चित है, पूर्व निर्धारित है, या आप कहते हैं प्री डिसाइडेड है। सब कुछ पहले से निश्चित है। मेरे द्वारा ज्योतिष का भी ज्ञान अर्जित किया गया है, जो कि एक तरह से शौकिया है, और लगभग 1996 से 1996 से मैंने ज्योतिष पर एक तरीके से ज्ञान अर्जित किया है। और जो जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें ज्योतिष की भूमिका क्या रही है, इस बारे में मैंने अध्ययन किया है। एक तरीके से मेरा विश्लेषण सूक्ष्म है और ये सतत प्रयास लगभग 30 वर्षों से निरंतर रूप से जारी है। अब मेरा पूर्ण विश्वास इस तथ्य पर है कि मनुष्य की भूमिका कर्मों के को लेकर अत्यंत नगण्य है। कर्म जिंदगी में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। गीता में ये लिखा है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, परंतु फल को पाने का अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। यह कहीं भी इंगित नहीं है कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और बिना इच्छा के कर्म का घटित होना असंभव ही है, संभव भी नहीं है। मतलब जब तक आप इच्छा की नहीं होगी तब तक कर्म घटित नहीं हो सकता है। इस प्रकरण में एक तत्व को अति महत्वपूर्ण है जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है
कि गीता में इसका विश्लेषण कहीं नहीं किया गया है कि क्या कर्म करने का चुनाव मनुष्य को है। क्या मनुष्य अपने कर्म को चुन सकता है? उसे कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, क्या इसके बारे में कोई चुनाव है कि वो उसे डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर ही बने या इंजीनियर बने? क्या इसके बारे में उसका कोई चुनाव करने का चुनाव करने का अधिकार है उसको? और वो यदि चुनाव करता भी है तो क्या वो उसका चुनाव सफल होता है? यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो हम यह पाते हैं कि यही एक तथ्य है जो सारी कहानी का निर्धारण करता है। भाग्य की जितनी भूमिका है, वास्तव में मनुष्य को कर्म का चुनाव करने का अधिकार ही नहीं है। इस प्रकृति में जो भी कर्म मनुष्य कर रहा है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्म ही मनुष्य कर रहा है। इन कर्मों को गीता में नियत कर्म कहा है, अर्थात प्रकृति ने यह अधिकार अपने पास रखा है कि किस मनुष्य को क्या कर्म करना है। गीता के अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी व्यक्ति एक क्षण पर भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। मगर उसमें जो विशेष बात की गई है कि प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मतलब आदमी जो वो कर्म करता है वो प्रकृति से जो उसको गुण मिले हैं उन्हीं के आधार पर बाध्य होकर कर्म करता है। इस तथ्य का यदि सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम यह विचार करना होगा कि आखिर कोई भी कर्म घटित कैसे होता है, कोई भी कर्म कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे घटित होता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है कर्म करने के अवसर की। उसके बाद कर्म को करने के लिए मनुष्य की भूमिका आती है और कर्म सुचारू ढंग से घटित हो सके इसके लिए पुनः अवसर की आवश्यकता होती है। और जब कर्म घटित हो जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, इसका अधिकार भी प्रकृति के पास ही है। अर्थात कर्म करने का अवसर भी प्रकृति ही दे रही है, कर्म कैसे होगा यह भी निश्चित प्रकृति कर रही है और परिणाम तो प्रकृति के अधीन है ही। अब जो बात रह जाती है वो मनुष्य की भूमिका की रह जाती है। हर मनुष्य प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कर्म करता है। यह गीता के अध्याय 3 के 5वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है। वैज्ञानिक रूप से यदि इस तथ्य की हम व्याख्या करें तो किसी भी कर्म को करने के लिए मनुष्य की मनोस्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कर्म करने से पहले वह एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है और निर्णय उसका पूरी की पूरी उसकी मनोस्थिति पर आधारित होता है। उसकी मनोस्थिति क्या है उसी के विवश होकर के, उसी के अधीन होकर के वह निर्णय लेता है और जब वह निर्णय लेता है उसके बाद उसका कर्म उसका शुरू होता है। तो मनोस्थिति जो डिपेंड करती है, जो आधारित है, वो दो चीज़ों पर मुख्य तरह से आधारित होती है। मनुष्य के जो दिमाग है, जो मनोस्थिति है, वो दो चीज़ों पर आधारित होती है कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके द्वारा क्या संस्कार अर्जित किए गए हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर के उसकी मनोस्थिति को डिसाइड करती है और इन्हीं मनोस्थिति पर के आधार पर वो डिसीजन लेता है। और यह दोनों चीज़ें, जेनेटिक मेकअप और उसके संस्कार, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये अर्जित गुण कहे जा सकते हैं जो कि प्रकृति हमें दे रही है। प्रकृति इन गुणों को हम खुद नहीं गेन कर सकते हैं, ये प्रकृति हमें दे रही है कि हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है, हमारे संस्कार क्या है। क्योंकि किस घर में हमने जन्म लिया है, कैसे हमारे संस्कार होंगे, यह प्रकृति डिसाइड करती है। ये डेस्टिनी डिसाइड करती है, ये भाग्य डिसाइड करता है, या इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। यह मनुष्य के हाथ में नहीं है कि उसके संस्कार कैसे होंगे, और उसका जेनेटिक मेकअप तो उसके हाथ में है ही नहीं। किसी भी मनुष्य का जेनेटिक मेकअप क्या होगा यह उसके अधिकार क्षेत्र का विषय है, हो ही नहीं सकता। उसको संस्कार जो भी प्राप्त करता है उसके जन्म लेते ही स्वतः ही उसके अर्धचेतन मन में उसके आसपास के परिवेश के कारण अंकित होने शुरू हो जाते हैं। इस संस्कार को प्राप्त करने के में और उसकी मनोदशा में भी उसकी भूमिका नगण्य ही रहती है। अतः कोई भी कर्म जो वो करता है वो जेनेटिक मेकअप और उसकी मनोदशा से प्रभावित होकर करता है। यह विश्लेषण तो एक सामान्य से विश्लेषण है। यदि हम इस तथ्य पर विचार करें कि क्या इस प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है,
क्या वो वास्तव में पूर्व निर्धारित है? तो इसके लिए हमें विस्तार से अध्ययन मनन करना होगा और होने वाली घटनाओं में हमारी कितनी भूमिका है भी या नहीं, इस अध्ययन मनन से स्पष्ट हो सकता है। आज का मैं टॉपिक केवल इसी बात पर जाकर के ख़त्म करता हूं कि कोई भी कर्म करने से पहले मनुष्य को एक निर्णय लेना पड़ता है और निर्णय उसके हाथ में नहीं होता है। उसका निर्णय उसकी मनोदशा पर आधारित होता है और मनोदशा आधारित होती है उसके जेनेटिक मेकअप और उसके संस्कार पर। जब इंसान का निर्णय ही उसके हाथ में नहीं होता है तो कर्म की भूमिका कितनी है, आप खुद इस पर विचार कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर प्रकृति के अधीन होकर के मनुष्य कर्म कैसे करता है। नमस्कार।